रहे हैं, ठीक है। स्कूल में हो कौन गए। सा? लॉज ऑफ मोशन शुरू हो गए स्कूल में। नहीं सर। हम्म। ये हम इसका ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे लास्ट क्लास तक। अच्छा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सिंपली लॉज ऑफ मोशन। तो सम्स प्रैक्टिस कर रही हो ना वहां से। असाइनमेंट से क्वेश्चन कर लिए तुमने प्रैक्टिस। हाँ सर, कर ही रही हूँ। 1D एंड 2D दोनों ना। हाँ। ग्राफ करने हैं तुम्हें, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के डेरिवेशंस करने हैं, और न्यूमेरिकल्स। मतलब जो क्लास में इतनी न्यूमेरिकल की हैं, अगर वो भी कर लोगी ना ढंग से तो काफी हम्म। कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सॉलिड कर लो बस एक बार अपने, है ना। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तक आ रहा है, तो मैं फिर डॉट प्रोडक्ट तक करूँ फिर? हाँ। डॉट हो गया, एडिशन हो गया, सब हाँ। सब ये ट्रैक्शन सब हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो इसके, वो भी दोनों आ गए, दोनों प्रोडक्ट आएंगे। ठीक। फिर उसको मैंने एप्लीकेशन भी बताया था कि जैसे कि रिजॉल्व करना हुआ, या किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, या किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। हाँ हाँ। लेकिन ट्राइंगल का एरिया निकाला था ना क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस यस सर, प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में कराया था हाँ, फिर। वो भी कर लेना। अब तक जो हमने पढ़ा था, मोशन इन 1D, देन हमने किया मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में हमने वेक्टर्स भी पढ़ लिया था। ऑल दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। सारा काइनेमेटिक्स था। एक मेरे को ना शायद, हेलो, वो इसका नाम, हाँ यस सर। माइक का बैटरी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है अभी। अच्छा ओके। अवदेश की बैटरी निकालो। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि वी डोंट बॉदर अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पार्टिकल में वेलोसिटी आ रही है, वो वी डोंट बॉदर अबाउट। सिंपली स्टडी मोशन विदाउट कॉज। उस मोशन का कॉज क्या, हम उसको स्टडी नहीं करते। वी जस्ट वुड लाइक टू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ऑल दैट स्टफ। लेकिन अब जो भी चैप्टर आएंगे इसके बाद लॉज ऑफ मोशन के, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क बाय एनर्जी हो गया, वो कहलाता है डायनेमिक्स। सो इन डायनेमिक्स वी स्टडी मोशन along with the cause of motion। डायनेमिक्स में वी स्टडी मोशन along with the cause of motion। तो वो मोशन क्यों कॉज हो रही है, क्या रीजन है, दैट इज ऑल्सो वी स्टडी इन डायनेमिक्स। तो जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, या फिर यू कैन से नेक्स्ट चैप्टर है वर्क बाय एनर्जी, या उससे अगला चैप्टर रोटेशन या ग्रेविटेशन। इन सब में हम कॉज ऑफ मोशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। जनरली कॉज ऑफ मोशन क्या होता है। जिस रीजन से मोशन हुआ।
हाँ नहीं, हाँ कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो हम ट्रांसलेटरी मोशन यूज स्टडी करेंगे तो जो कॉज होता है मोशन का फोर्स होता है। तो अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है भाई, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में फोर्स यानी पुश और पुल। यस, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। अ फोर्स इज अ फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्सेस पुश और पुल। पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, है ना। एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन, हमने पहले पढ़ा था। और दूसरा यूनिट बताओ क्या है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। सेकंड्स। हम्म। अर्ग भी था, है ना। अर्ग, ई नहीं, डाइन, सॉरी। डाइन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। 1 ग्राम सेंटीमीटर per second square is 1 dyne. Then there was a relation between Newton and dyne also. Newton and dyne में क्या रिलेशन था? 10⁵ dyne is 1 न्यूटन। ये हमारा रिलेशन था न्यूटन और डाइन में। 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। तो पहले it was thought that for any kind of motion, force is necessary, you know. Scientists thought that मोशन तभी होगा किसी ऑब्जेक्ट का जब उसमें हम फोर्स लगाएंगे। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इट कांट कीप्स ऑन मूविंग, वो नॉर्मली रेस्ट पे आ जाता है थोड़ी देर के बाद, है ना। यस। सो सो देन गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट हु proved that if a particle is in uniform motion, then no extra force is needed. For uniform motion, there is no need of any external force. So let's try to understand उसने क्या experiment किया था। सो हम बात कर रहे हैं हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। उसने क्या किया, एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, वेरी स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, और एक और इंक्लाइंड सरफेस को साथ अटैच कर दिया। एक मार्बल लिया जो भी काफी स्मूथ था, और उसको इसने रोल किया। तो जब ये मार्बल, ये सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जब जब मार्बल रोल करके नीचे आएगा तो इस बेसिकली सिंस फ्रिक्शन इज नॉट देयर, एनीवेयर फ्रिक्शन इज नॉट देयर, इस सेम हाइट पे वापस रोल करके चला जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, है ना। जिस यस। जिस हाइट से तुमने उसको रोल किया है डाउनवर्ड, उसी हाइट से वो उसके बाद वापस चला जाएगा। अब मान लो, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ पहले। अज्यूम करो कि हमने इंक्लिनेशन को थोड़ा कम कर दिया। दिस इज द फर्स्ट इंक्लिनेशन, दिस इज सेकंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को हमने कम कर दिया तो मार्बल वापस सेम हाइट पे जाएगा, यहां तक पहुंचेगा रोल करके। लेकिन सेम हाइट में जाने के लिए इस बार इसकी जो डिस्टेंस है, ट्रैवल जो वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस पहले वाली डिस्टेंस से ज्यादा है।
है ना, सेम हाइट को अचीव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मान लो इंक्लिनेशन और हम कम कर दें, थर्ड वाला केस, तो अगेन मार्बल विल try to reach the same height because friction is not there. But in this process, it will travel longer distance और longer distance travel करेगा ये। तो अगर हम इंक्लिनेशन कम करते जाएं तो अल्टीमेटली सेम हाइट को वो अचीव करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यस। मान लो हम इंक्लाइन को बिल्कुल जीरो करके ये वाला इंक्लाइन बना दे, फिर क्या होगा? तो जो फिर वो मार्बल, ठीक हाइट पे नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो मार्बल सेम हाइट को गेन करने की कोशिश करेगा। It will not stop until unless it reaches to the same height. तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि when friction is absent, है ना, when friction force is absent, surface are is completely or perfectly smooth. The marble will keep on moving with the same uniform velocity. Or you can say that no external force is required if a body is in the state of uniform motion. तो ये डायग्राम बना लो, फिर इसका कंक्लूजन लिखते हैं। गंगेश, हमने नया चैप्टर शुरू किया है। हाँ। ओके सर। ये है लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर। ओके सर। लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने फोर्स की डेफिनेशन की पहले, ये लिख लो चाहो सर तो। एक मिनट बस, मैं लिख लूँ, एक मिनट बस। हम्म। लिख लिया? नहीं सर, बस एक मिनट हो। हो गया सर। हम्म। ये डायग्राम बनाओ, इसमें
स्मूथ इंक्लिनेशन है, जहाँ से एक मार्बल को हम रिलीज कर रहे हैं, और ये डिफरेंट इंक्लिनेशन हैं। तो मार्बल सेम हाइट को रीच करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा, और जब बिल्कुल इंक्लिनेशन जीरो कर देंगे, मार्बल विल कीप ऑन मूविंग, इट विल नॉट स्टॉप। दिस वाज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले ये समझ रहे थे इनर्शिया क्या होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि सपोज दिस अ कार और बस, बस अभी सपोज मान लो रेस्ट पर है, स्कूल बस, तुम बैठे हो, तो इफ द बस सडनली स्टार्ट, तो क्या होता है, द लोअर बॉडी ऑफ द पर्सन सिटिंग इनसाइड द बस विल कम इनटू मोशन, है ना, Yes, yes. एंड स्टार्ट मूविंग इन द बस। अपर बॉडी जो होगी, इट इज नॉट in the motion, but it is in the state of rest. So it will try to be in the state of rest only. As a result, the person will Backwards. go back, है ना, push back. अगर बस ऑलरेडी मोशन में है, सामने भैंस आ गई और रेड लाइट आ गई, उसने ब्रेक लगा दी एकदम से, स्टॉप, लोअर बॉडी विल कम इनटू द state of rest immediately, लेकिन अपर बॉडी is still in motion, will fall forward. तो बेसिकली होता ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो इट विल राइट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे पर्सन अपर बॉडी वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल लाइक टू रिमेन इन द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसको अपोज करेगा। यहाँ पे इट वाज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो स्टेट ऑफ मोशन में ये रहना चाहता है। अगर कोई बॉल, क्रिकेट बॉल आ रही है तुम्हारी तरफ और उसको तुम बैट से हिट कर देते हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी वे डायरेक्शन में जाना चाहेगा until unless we apply external force on it। तो इनर्शिया का मतलब ये होता है प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। लिखो, इनर्शिया, inertia is property, inertia is property by virtue of which, by virtue of which a body resists or opposes inertia is property by virtue of which a body resists or opposes the change in the state of rest, motion or direction. So inertia is property by virtue of which a body resists or opposes the change in the state of rest,
और मोशन और डायरेक्शन, तो ये कहलाता है इनर्शिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनर्शिया, इनर्शिया मुझे और एग्जांपल दे सकते हो तुम? हम्म। जिसकी यही बस वाला एग्जांपल, या फिर बॉल रोल डाउन कर रही है। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक ग्लास है, उसके ऊपर तुमने एक कार्डबोर्ड रख दिया, एक कॉइन रख दिया यहाँ पे, और तुमने उसको फ्लिक किया तेजी से, तो कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। ग्लास एंड द कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज द मोमेंट यू फ्लिक इट, सडनली तुम उसे फोर्स लगाओगे कार्ड पे, तो वो इट विल कम इन द स्टेट ऑफ मोशन, जबकि कॉइन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो कॉइन उसमें गिर जाएगा। सो दिस एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कपड़े हम सुखाते हैं तो उनको झटकते हैं, है ना, तो उस केस में भी ये होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी सेम स्टेट में रहना चाहते हैं। या किसी और डस्ट वगैरह का तुम डस्टिंग करते हो, उसमें भी यही होता है कि जो भी पीस ऑफ क्लॉथ उसको तुम जोर से झटका लगाते हो, सो द डस्ट पार्टिकल या वाटर पार्टिकल्स हैं, वो ये नीचे आएगा तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से वहीं पे के वहीं रुक जाएंगे, हट जाएंगे। तो अगेन इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी मेजर ऑफ इनर्शिया, कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम है, किसी का ज्यादा, वो कैसे पता करेंगे? नाउ इज measure of inertia. How do we measure the inertia? तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सपोज सर एक डाउट था। हम्म सर इनर्शिया सर डायरेक्शन के ऊपर भी करता है? हाँ, डायरेक्शन भी, जैसे बॉल आ रही है, तो बॉल हाँ। की डायरेक्शन तो वही रहेगी जिस डायरेक्शन में वो आ रही है। अगर तुम्हें इसे को चेंज करना है, तो तुम्हें फोर्स लगा के करना पड़ेगा, बिकॉज हाँ। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, जो बॉल है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके सर। The body will resist the change in the direction of motion. तो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तीनों ही इनर्शिया है एक तरीके से। सपोज तुम रोड पे खड़े हो, सामने से एक छोटा सा बच्चा साइकिल पे आ रहा है, ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है, तो क्या क्या नॉर्मल टेंडेंसी क्या है ह्यूमन बीइंग की? वो हटेगा नहीं, उसको लगेगा कि साइकिल पे आ रहा है, अब साइड में, साइड से निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसका स्टेट ऑफ जो मोशन है बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इमेजिन करो एक ट्रक आ रहा है, हैवी, बड़ा वाला ट्रक, तुम क्या करोगे? कूद के साइड में हो जाओगे। तो यू नो दैट द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द ट्रक इज वेरी लार्ज, है ना? तो एज सच इनर्शिया का जो मेजर होता है ना, वो होता है मास। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है। लिख लो, measure of inertia is mass. Measure of inertia is mass. If a body has more mass, it has more inertia. If a body has less mass, it has less inertia. तो अगर सपोज किसी स्मॉल मास को हमें रोकना है, अगर सपोज टीटी की बॉल है, मान लो टेनिस, टेबल टेनिस की बॉल है, वो स्पीड से आ रही है, उसको रोकना है तो हम हाथ से भी रोक सकते हैं।
इवन अगर लॉन टेनिस की बॉल भी आ रही है तो उसको भी हम हाथ से रोक सकते हैं, लेकिन अगर वही बॉल क्रिकेट वाली होगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि चोट ना लग जाए, बिकॉज उसका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है ना। हम्म, तो मास इज बेसिकली मेजर ऑफ इनर्शिया, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इनर्शिया का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, वो नहीं, वी कांट से दैट मास इज नॉट एग्जैक्टली इनर्शिया, बट मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हम अब डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तीन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, देखो, a body a body or object a body or an object remains in the state of rest, in the state of rest or motion, state of rest or motion until unless, सर एक बार रिपीट कर दो। according to law of inertia or Newton's first law, a body remains in the state of rest or in uniform motion or in uniform motion until unless until unless until unless an external force until unless an external force is applied on it. तो एज सच इसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोल सकते हैं, या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट, देयर इज नो न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर इट, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे, उसके पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज किसी सरफेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ड्रॉ अ लाइन एंड लाइक दिस इज सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास, ये रखा हुआ है। अभी इसकी वेलोसिटी मान लो u है, ये मूव कर रहा है, and assume that friction is absent until unless I mention, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, the mass is moving with velocity u, so there is a term called, डायग्राम बना लो एक बार, mass m moving with velocity u। There is a term called linear momentum। लीनियर मोमेंटम को लेटर p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज represented by p and it is
mass into velocity. It is a vector quantity. तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन इसकी भी है. So what is linear momentum? Linear momentum इसलिए बोले because we also have angular momentum. जब हम रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आएगा. तो लीनियर मोमेंटम यू कैन सिंपली कॉल मोमेंटम आल्सो. सो मोमेंटम इज, कैसे डिफाइन करोगे मोमेंटम? लिखो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, momentum of a body equals to momentum of a body equals to the product, momentum of a body equals to the product of mass of the body and its क्या लिखा है मैंने? Momentum of a body equals to the product of its mass and Mass of the body. एक बार बोलो क्या लिखा है मैंने, रीड करो. Momentum of a body is equal to the product of mass of the body. And its velocity, and its velocity, and its velocity. आगे लिखो इसे वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity. मतलब इसका डायरेक्शन होता है, इट हैज अ डायरेक्शन. आगे लिखो इट हैज द सेम डायरेक्शन, इट हैज द सेम डायरेक्शन, it has the same direction as that of its velocity. It has the same direction as that of its velocity. अब इसका यूनिट क्या होगा देखो. मास का यूनिट है केजी एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. Unit of momentum would be kg meter per second. Unit of momentum is kg meter per second. ये ऐसा यूनिट हो गया इसका. सी जैसी यूनिट क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, सेकंड वही रहेगा. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. Sir, MLT minus 1. Because momentum is m into u. m हो जाएगा m1, कैपिटल m1. वेलोसिटी होता है l1 t माइनस 1. ये भी लिख लेना. मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l1 t माइनस 1. एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड मोमेंटम of a body. First part, mass 2 kg, moving with velocity
A part 5 meter per second, B part 144 kilometer per hour, third part 1 millimeter per second. सेकंड केस में हम ले रहे हैं मास 1000 kg और वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी, सबको ऐसा यूनिट में करना है। 1 मिलीमीटर है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट है, सेकंड के भी 3 पार्ट है, करो। आई वोंट आंसर इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेना कन्वर्ट। हो गया। एक मिनट से।
हो गया गंगेश? नहीं, इधर भी कर रहा हूँ। सर मिलीमीटर में किसमें करना है? हाँ देखो, ऐसा होता है कि 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, है ना? और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। हम्म 1 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करूं तो कितना हो जाएगा? 1000। तो बेसिकली 10⁻³ मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर इज 1 मीटर। जब भी तुम्हें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ आएगा। 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। और किलोमीटर पर आवर तो मालूम ही है। तो उसमें 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे फर्स्ट में ए पार्ट का तो स्ट्रेट अवे आ गया आंसर। पी हो जाएगा फाइव यस। इंटू टेन हाँ, 10 kg। 10 kg/s। फिर इसको तुम कन्वर्ट करोगे 144 को, पहले तो 40 मीटर/s। 144/इंटू 5/18, तो 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर मोमेंटम हो जाएगा 40 × 2, 80 kg/मीटर। सी पार्ट में मास 2 है, मिलीमीटर पर सेकंड को किया कन्वर्ट, -3 आ गया। 2 × 10⁻³ मोमेंटम काफी कम आ रहा है, बिकॉज वेलोसिटी बहुत कम है ना। हाँ यस। देन थर्ड केस में 1000 kg मास है। ए पार्ट में मोमेंटम हो जाएगा 5 × 1000, 5000 kg/मीटर। काफी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है इसमें, बिकॉज मास काफी ज्यादा है, स्पीड भी ठीक ठीक है। फिर नेक्स्ट 144 हो गया, वो तो 1000 × 40, स्पीड बहुत ज्यादा है 40, मास भी ज्यादा है, तो ये आएगा 40,000 kg/मीटर। लास्ट पार्ट में वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट में मोमेंटम आएगा 10⁻³ तो मास हो गया, एंड दिस इज 10⁻³ 1 kg/मीटर। तो ये अलग अलग मोमेंटम आ गए। ये हमने क्वेश्चन इसलिए किया, इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि अगर कोई मास बहुत हैवी है, ट्रक मान लो, और बहुत स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। और अगर सपोज किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन मास बहुत कम है, जैसे कि मास 2 kg ही है और स्पीड लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे 40, तो उसका भी मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। लाइक ए बुलेट। एक बुलेट है जो कि फायर नहीं की हमने, उसका मास मान लो 1 ग्राम है या 10 ग्राम मान लो। दूसरी बुलेट जो कि 1000 मीटर या 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो किससे डर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो मोमेंटम कुड बी हायर ऑफ अ स्मॉलर मास बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। और मोमेंटम
कुड बी हायर बिकॉज ऑफ मास ऑल्सो, क्योंकि मोमेंटम मास के भी प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम दोनों की वजह से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑल्सो एंड वेलोसिटी ऑल्सो। Bullet fired from a gun is, dangerous. Why? Because it has a very high momentum due to its velocity. But a slow moving truck can also be dangerous because of high momentum, because of its mass, because mass बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे, जो कि मोमेंटम पे ही डिपेंडेंट। एंड इन फैक्ट न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ बेसिकली, कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट दोनों के बीच का रिलेशन होता है। लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख लो इसका। अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, force on a body, force on a body is directly proportional to force on a body is directly proportional to the rate of change, the rate of change, rate of change of linear momentum or momentum, the rate of change of momentum. Force on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, and change takes place and change takes place in the direction of force। अब इसको समझते हैं। क्या लिखा है, एक बार रीड करके सुनाना मुझे वापस। According to Newton's second law of motion, हम्म। force on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, हम्म। and change takes place in the direction of force. ठीक है। मान लो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस में एक मास रखा हुआ है जो ऑलरेडी मोशन में है विद वेलोसिटी यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इस पे तुम फोर्स लगाते हो, एफ इज द फोर्स अप्लाइड, और टाइम से डेल्टा टी। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वी है फाइनल वेलोसिटी। इतना डायग्राम बनाओ। डायग्राम अच्छा सा बनाना, ठीक है।
बन गया? यस सर। एक बार स्टेटमेंट दोबारा से बोलना, क्या था अनन्या, क्या लिखवाया मैंने? According to Newton's second law of motion, force on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, and change takes place in the direction of force. चेंज हटा दो, उसकी जगह लिख दो फोर्स। फोर्स एक्ट्स इन द force is directly proportional to the rate of change of momentum and it acts in the direction of motion. तो अब उसी चीज को हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं, ठीक है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर चेंज उसके बाद क्या था? क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। The force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum and it takes place in the direction of motion ओके सर। or it acts in the direction of motion, जैसे लिख लो। तो उसी चीज को मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। पी है मोमेंटम का सिंबल, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ? चेंज, है ना? जैसे मैं यहाँ पे अगर इनिशियल मोमेंटम लिखूं पी आई से, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एम इंटू यू। पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम कितना होगा? एम इंटू M वी, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जब टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट आएगा। ये है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, और ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब तुम्हें मालूम है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है ना। एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, तो के इज ए कांस्टेंट एंड जो के की वैल्यू होती है 1 होती है। देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। Now we can say that force acting on a body equals to the rate of change of momentum। ये भी हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए। फोर्स इक्वल्स टू द चेंज, और यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बार इसको जो आज किया उसको दोबारा रिवाइज करो पूरा। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर नेक्स्ट वीक फिर उसका टेस्ट होगा, क्या कहते हैं, मोशन इन 2D का? हाँ, बताऊंगा कब रखना है, पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। ओके सर। प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर दोनों आएंगे इसमें। ओके सर।
हो गया, रिवाइज कर लिया? कोई डाउट है अब तक जो किया है? नहीं sir। देखो अब, तो एफ इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इसमें थे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। फोर्स is equal to the rate of change of linear momentum, but we have seen that change in momentum कितना था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम था एम वी, इनिशियल मोमेंटम था एम यू। इसमें से मास कॉमन ले लो, देगा वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। वी माइनस यू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये तुम ऐसा करो ना, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू बाई टी कितना हो गया? ए। v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन लॉ का सेकंड फॉर्मूला है, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, force force acting on a body force acting on a body equals to the product of mass and acceleration produced। एक और चीज भी है यहाँ से, हम मोमेंटम की एक और यूनिट भी डेराइव कर सकते हैं। देखो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एफ के बराबर है। तो डेल्टा पी हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम एक और हो गया न्यूटन सेकंड, है ना? तो अनदर यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। ये भी हम कई बार यूज करें, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब जरा जरा देखो, न्यूटन जो सेकंड लॉ है, इट इज अ रियल लॉ बिकॉज इट रिलेट्स फोर्स क्या है? कॉज ऑफ मोशन। इट गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन cause of motion and what is acceleration? It is effect। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो इट माइट एक्सेलरेट। तो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है गिवन ऑब्जेक्ट का। एक क्वेश्चन लिखना, a body of mass a body of mass 10 kg is moving with initial velocity। A body of mass 10 kg is moving with initial velocity u is equal to 2 meter per second।
a force, a force 30 Newton acts for time 6 seconds. A force 30 Newton acts for time 6 seconds. Find its final velocity, initial momentum, final momentum, change in momentum, and rate of change of momentum. Acceleration में निकाल लेना. Find acceleration, displacement, velocity, initial momentum, final momentum. So S क्या है? Displacement. तो सबसे पहले तुम्हें एक्सेलरेशन निकाल लो, है ना? Yes, sir. Acceleration 3 meter per second square. फोर्स बाय मास, फोर्स दे रहेगा 30, मास 10, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? Yes. फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज ये करो. निकाल सकते हैं. हाँ, उससे v आ जाएगा. s के लिए तुम यूज कर सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कर लो. v कितना आ गया? 20 meter per second. हम्म s यहाँ से आ जाएगा यू टी, u इज 2, t इज 6, हाफ a इज 3, t स्क्वायर इज 6 into 6. 66. 66 मीटर. इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 10 इंटू 220 kg मीटर पर सेकेंड. पी एफ हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 10 इंटू वेलोसिटी कितनी थी? 20, 200. चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 200 माइनस 20, 180. और रेट इन चेंज इन मोमेंटम कैसा आएगा? 180 बाई टाइम, 30 आ गया. अब तुम्हें एक फिर चीज. हाँ. चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ टाइम तो फोर्स दिया हुआ है तो हम उससे निकाल सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम. हाँ, चेंज इन मोमेंटम रेट. हाँ, चेंज इन मोमेंटम तो माइनस कर देना डायरेक्टली. हाँ. मतलब तुम नोटिस करो, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स के बराबर आ गया.
है ना? Yes. फोर्स भी 30 था और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 30 है, तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ प्रूव हो गया ना। Hmm. तो अब अगली क्लास में इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे, थर्ड लॉ भी करेंगे, है ना? सो आई विल बी एंडिंग द क्लास नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. थैंक यू सर।